मैं डॉक्टर मोना अग्रवाल, सुरभि हॉस्पिटल, मुरादाबाद। अगर आप आईवीएफ से कंसीव करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको 1 साल में कंसीव नहीं हो रहा तो आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने में देर ना करें। जितनी जल्दी आप कंसल्ट करेंगे उतने आपके कंसीव होने के चांसेस बेटर होंगे। आईवीएफ में सक्सेस पाने के लिए हम सारा फोकस फीमेल पे रखते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स मेल में होती हैं जो मोस्टली इग्नोर हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मेल फैक्टर को एनालाइज करना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हमें उसको ट्रीट करके हम कंसीव करने के चांसेस अपने बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ ठीक होने के बावजूद कंसीव होने में दिक्कत आती है। आजकल के स्ट्रेस भरे वर्ल्ड में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अपने आप को कूल रख सकें, स्ट्रेस से मुक्त रख सकें, उतना हमारे को कंसीव होने में मदद मिलेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। और अगर फीमेल्स में भी चेकअप कराने में अगर हमें लगता है उनकी ट्यूबल ब्लॉक है या कुछ है तो उसमें आईवीएफ आपकी हेल्प कर सकता है। जो भी जिस कपल में प्रॉब्लम है हमें उसको जानने में, समझने में और उसको ट्रीट करने में अगर हम जितनी देर नहीं करेंगे उतना हमारा कंसीव होने के चांसेस बेटर होंगे। अगर हम आईवीएफ कराते हैं तो हम चाहेंगे कि हम हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए आईवीएफ में सक्सेस पाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोना अग्रवाल फ्रॉम सुरभि हॉस्पिटल, मुरादाबाद। आज हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। क्या कारण मेल्स में होते हैं जिसे कंसीव नहीं कर पाते? सबसे आसान तरीका मेल इनफर्टिलिटी को जानने का उनका सीमन एनालिसिस है। एक छोटा सा टेस्ट जिसमें हमें बहुत जानकारी मिलती है। उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल है, कम है, बहुत कम है या नहीं है। अगर उनके स्पर्म काउंट बहुत कम है या नहीं है तो हमें ये जानना होगा कि उसकी वजह क्या है। क्या टेस्टिस का प्रीमेच्योर फेलियर हो गया है या टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं लेकिन डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे, तो इसमें स्पर्म्स बनने के बावजूद भी वो अपने स्पर्म से कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस चीज़ का पता लग जाता है तो हम आईवीएफ विधि द्वारा उनके टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के, जिसे हम टीसा कहते हैं, उसके ज़रिए इक्सी करके उनकी वाइफ के एग से फर्टिलाइज करा के कंसीव कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कई बार स्पर्म सीमन में स्पर्म काउंट ना होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे के लिए बहुत आसान तरीका है जिससे वो अपना जेनेटिक बेबी पा सकते हैं। तो हम अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम इसी विधि का फ़ायदा उठा के अपना जेनेटिक बेबी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आज काफ़ी कपल्स अपनी ज़िंदगी में पेरेंटहुड का सपना देखते हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जो पेरेंटहुड के बाद कंप्लीट होती है। बहुत कारणों से सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी किसी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते, आप कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पाता, उन चीज़ों में ये बाधक हो जाता है।
तो मैं डॉक्टर मोना अग्रवाल, सुरभि हॉस्पिटल मुरादाबाद से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनका भी ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादातर केसेस में आपको कुछ वजह ऐसी होती हैं जिसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करके उनका सपना पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आपको अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आईवीएफ आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है तो आपका सपना आईवीएफ के जरिए पूरा हो जाता है। क्या आपकी कमी है, उस वजह को आपका डॉक्टर आईवीएफ स्पेशलिस्ट देख के आपके सपना पूरा करने में मदद कर सकता है। तो आप बिना देर करे, क्योंकि देर करने से कंसीव होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और आईवीएफ के थ्रू अगर आपको कंसीव होने के चांसेस हैं तो आप इसका फायदा उठाएं। थैंक यू। I am Dr. Mona Agarwal. I am working as infertility specialist at Surbi Hospital मुरादाबाद। आईवीएफ जब हम करते हैं, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली उन केसेस में जिसमें हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो सक्सेस पाने के लिए जो भी हम कितने भी अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, हमें ये देखना होता है कि यूट्रस के अंदर की लेयर रिसेप्टिव है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो रिसेप्टिव नहीं होगी तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे मेजर क्राइटेरिया रिसेप्टिविटी देखने का, एक तो हम ये देखते हैं कि यूट्रस के अंदर की लेयर की, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी थिकनेस कितनी है। एक पर्टिकुलर थिकनेस के नीचे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कम से कम 7 मिलीमीटर या 6.5 मिलीमीटर तो कम से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखनी होती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस देखने के अलावा भी उसमें ब्लड का फ्लो एंडोमेट्रियम में कितना है, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे मैटर करते हैं। जैसे हर केस में हमें ये देखना पड़ रहा है कि वेसल्स का फ्लो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से एंडोमेट्रियम की ग्रेडिंग की जाती है। अगर फर्स्ट लेयर तक जा रहा है या सेकंड लेयर तक या बिल्कुल अंदर तक, जितना अंदर तक एंडोमेट्रियम जाता है उतनी उसमें सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस और एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो मोस्टली हम एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले एक बार देखना चाहते हैं, सो दैट हमें एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी पता लग जाए, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे कंसीव होने के चांसेस कितने हैं। और अगर हमें लगता है कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस थोड़ी अभी कम है, ट्रांसफ़र के लिए नहीं है, तो हम थोड़ा सा हार्मोन दे के उनको एंडोमेट्रियल थिकनेस को ऑप्टिमम करते हैं, ताकि वो इतनी हो जाए ताकि हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बेटर हो जाए। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, साथ सो दैट अच्छे से अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी सक्सेस रेट्स के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो सके। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।